Hello everyone, welcome to my YouTube channel Classes with Poonam. Today we'll do 8th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is Fire, Friend and Foe. Fire, आग हमारी फ्रेंड भी है और हमारी फो भी है. फो मीन्स एनिमी, दुश्मन. वो किस तरह से हमारी फ्रेंड है? जब फायर हमारे कंट्रोल में होती है तो वो हमारे फ्रेंड की तरह वर्क करती है, क्योंकि कंट्रोल्ड फायर से हम अपने फूड को कुक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, विंटर सीजन में अपने घर को वार्म कर सकते हैं. ओके, लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वो हमारी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जला देती है, ह्यूमन बीइंग को जला देती है, फॉरेस्ट एरिया को जला देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. ओके, सो फायर जो है हमारे लिए एज अ फ्रेंड भी वर्क करती है, एज अ फो भी वर्क करती है. बट जब वो हमारी दुश्मन बन जाती है तो हमें किस तरह से उसको कंट्रोल करना चाहिए, कौन कौन सी नॉर्म्स को हमें यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड आउट करना. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज. अर्ली मैन को नहीं पता था कि आग क्या थी, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन इससे होने वाले डैमेज को उसने जरूर देखा होगा. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोस लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ. उसने जो है फायर को खुद से यूज़ करने से पहले ही लाइटनिंग और वोल्केनोस को जरूर देखा होगा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन्ड. फायर जो है पावरफुल भी थी और डेंजरस भी थी, और इसीलिए वो डर गया था. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फायर ने अर्ली मैन को जरूर पजल कर दिया था, बट अब हम जानते हैं कि फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होती है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब हवा में ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है. ओके, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. और यही वो है जिसको हम फायर कहते हैं. मतलब जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक फ्यूल के साथ कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. इस प्रोसेस से फायर बनती है. ओके, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ फायर. फायर को बनाने के लिए 3 थिंग्स की ज़रूरत है. वो कौन कौन सी हैं? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. वुड, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल जो है फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन जो है एयर से मिल जाती है. दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन अ स्मल्डरिंग पेपर, स्मल्डरिंग मीन्स बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, बिना फ्लेम के जो धीरे धीरे बर्न करता है ना, दैट इज कॉल्ड स्मल्डरिंग, सुलगता हुआ. और यही वो रीज़न है, जब आप एक सुलगते हुए पेपर को ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो एकदम से फ्लेम में बस्ट हो जाता है, मतलब एकदम से उसके अंदर आग लग जाती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. और थर्ड थिंग जो फायर के लिए ज़रूरी है वो होती है हीट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर देमसेल्व्स. फ्यूल और ऑक्सीजन जो है अपने आप से फायर नहीं बना सकते हैं. अब आप देखिए, ऑक्सीजन तो एयर में रहती ही है, क्या हर टाइम एयर में आग लगी हुई रहती है? नो. फ्यूल भी आसपास पड़ा हुआ रहता है. आपके आसपास अगर आप देखेंगे वुड भी है, ओके, और कुकिंग गैस भी होती है, बट क्या उससे फायर लगती है? नो. फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप से फायर नहीं बना सकते हैं. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. और जो न्यूज़पेपर और स्टिक अगर वो ओपन खुले में पड़े होंगे तो भी उनसे आग नहीं लग सकती है. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, एक पीस ऑफ पेपर और वुड को बर्न करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. इनको जलाने से पहले हम जो है इनको हीट करते हैं. ओके, वी जनरली डू इट विद अ लाइटेंड मैच. और जनरली हम ये किसके साथ करते हैं? एक जलती हुई माचिस के साथ करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना स्टार्ट हो जाता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और इस टेम्परेचर को फ्यूल का फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर, यानी कि जो ज्वलन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो जलना शुरू कर देते हैं,
वो टेम्परेचर कहा जाता है। इट इज़ समटाइम्स सैड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। और कई बार कहा जाता है कि फायर जो है एक अच्छी सर्वेंट है लेकिन मास्टर वो बुरा है। क्यों? इस प्रोवर्ब का क्या मीनिंग है कि फायर एक अच्छा सर्वेंट है बट बैड मास्टर है? अगर हम उसको एज अ सर्वेंट कौन होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इट मीन्स जब तक वो हमारे कंट्रोल में है तो वो अच्छी है, लेकिन जब वो हमारी मास्टर बन जाती है, मतलब हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती है, तो वो बैड बन जाती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर द कंट्रोल। इसका मीनिंग है कि जब तक फायर हमारे कंट्रोल में है तब तक वो अच्छी ही रहती है। फॉर इंस्टांस, वी यूज टू कुक आवर फूड, warm our homes in winter and generate electricity. For example, हम फायर का यूज़ अपना खाना बनाने के लिए करते हैं, विंटर में अपने घरों को गर्म करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय द फायर। हर साल जो है थाउजेंड्स ऑफ होम्स, घर और शॉप्स फायर की वजह से डैमेज हो जाते हैं। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। और वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल इसमें मारे जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। जिस तरह से फायर को जलाने के लिए, फायर को स्टार्ट करने के लिए 3 थिंग्स की ज़रूरत है, इसी तरह से उसको बुझाने के लिए भी हमें 3 थिंग्स की ज़रूरत है, 3 वेज की ज़रूरत है। और वेज कौन कौन से हैं? इन विच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड टू फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। और उनमें से अगर इन 3 थिंग्स में से, 3 थिंग्स मतलब फ्यूल, ऑक्सीजन, ओके, और इनमें से अगर किसी एक चीज़ को निकाल लिया जाए तो फायर को हम बुझा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम फ्यूल को बाहर निकाल देते हैं, इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर फायर के पास आगे बढ़ने के लिए फ्यूल ही नहीं होगा तो आग लगेगी ही नहीं। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। कई बार हम फायर को बुझाते हैं सिंपली उसके अंदर ज़्यादा फ्यूल ऐड ना करके। सपोज हमने अपनी चिमनी में आग लगाई हुई है, फायर लगाई हुई है अपने घर को गर्म करने के लिए, और उसके अंदर हम वुड का यूज़ कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर हम ज़्यादा वुड नहीं डालेंगे तो फायर नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। जितना उसके पास फ्यूल होगा उसको यूज़ करके और वो वहीं पर रुक जाएगी। सो पहला है कि अगर हमें आग को बुझाना है तो उसके फ्यूल को ज़्यादा ऐड ना करें या उसके फ्यूल को बाहर निकाल लें। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और दूसरा तरीका है कि फायर के पास ऑक्सीजन को ना पहुंचना दिया जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट द स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट एंड अ सैक। जो स्मॉल फायर्स होती हैं यानी कि छोटी फायर होती हैं उसको हम एक डैम्प ब्लैंकेट यानी कि एक गीले ब्लैंकेट और बोरी से उसको बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इसकी वजह से बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। और कई बार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी जो है फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आग रुक जाती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। और तीसरा तरीका है हीट को रिमूव करके। इफ़ द टेम्परेचर कैन ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। अगर टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट से, जो उसका फ्लैश पॉइंट होता है यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी फ्यूल जलता है, अगर फ्यूल के टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आया जाए तो फ्यूल जो है जलना बंद कर देता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। आप जो है बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल को बुझा सकते हैं फूंक मारकर। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं तो जो मैचस्टिक और कैंडल के आसपास की गर्म हवा होती है ना, तो उसका जो है टेम्परेचर नीचे आ जाता है फ्लैश पॉइंट से। फ्लैश पॉइंट से नीचे आने की वजह से कैंडल बुझ जाती है। सम टाइम इज वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कई बार जो है वाटर जो है फायर पे स्प्रे किया जाता है उसको बुझाने के लिए। इट अब्जॉर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। इसकी वजह से
जो बर्निंग फ्यूल की हीट है उसको वो अब्जॉर्व कर लेता है, वाटर उसको अब्जॉर्व कर लेता है और टेम्परेचर को लो कर देता है, जिसकी वजह से आग बंद हो जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और जो ब्लैंकेट का वाटर होता है, जो गीला ब्लैंकेट हम यूज़ करते हैं कई बार फायर को बुझाने के लिए, जो ब्लैंकेट का वाटर होता है वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और उसको बुझा देता है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कई फायर्स को कई बार आग लगने पर हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते हैं। किस तरह से, कौन कौन सी आग को हम पानी से बुझा नहीं सकते हैं? अगर आग ऑयल पे लगी हुई है, सपोज कहीं पर ऑयल गिरा हुआ है और उसके ऊपर आग लगी हुई है, अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी की वजह से वो ऑयल जो है स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आग भी स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि वाटर जो है बहुत क्विकली स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से आग जो है बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाएगी। सो अगर ऑयल की आग लगी हुई है तो उसको वाटर डालकर हम जो है एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा सीज में भी आग लग जाती है। जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑयल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है तो कई बार जो शिप्स होते हैं उनके अंदर से ऑयल बाहर रिमूव हो जाता है और कई बार वो जो है सन की हीट की वजह से वो आग में चेंज हो जाता है और वो हीट, वो आग बुझाई नहीं जा सकती है पानी की हेल्प से। ओके, और वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अगर फायर जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वजह से लगी है तो उस टाइम पर भी हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर अगर हम डालेंगे जलते हुए अप्लायंसेस पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो हो सकता है कि ऐसा पर्सन जो वाटर डाल रहा है, वाटर के थ्रू उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो मर भी सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट थिंग टू फायर एंड इलेक्ट्रिक फायर। और जो इलेक्ट्रिक फायर होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो बेस्ट थिंग होती है उस टाइम पर फायर के साथ फाइट करने के लिए। ओके, सो अगर इलेक्ट्रिक फायर लगी है तो हमें किसका यूज़ करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम जो है हर साल फायर से फाइट करने के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड करते हैं एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और जो है इससे भी ज़्यादा पैसे स्पेंड किए जाते हैं ऐसे नए नए वेज को ढूंढने के लिए जिसकी वजह से हम फायर से प्रिवेंट, अपने आप को बचा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरी लाइफ। ऑन द होल अब हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एवरीडे लाइफ में उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत पहले फायरमैन नहीं होते थे, मतलब आज जो फायर ब्रिगेड्स लेकर फायरमैन आते हैं तो बहुत पहले वो नहीं होते थे। और उस टाइम पर जब आग लग जाती थी तो हर कोई फायर फाइटर बनता था। फायर फाइटर किस तरह से बनते थे? लोग जो है ह्यूमन चेन बनाते थे और फिर वो जो है पास के किसी कुएं से या पॉन्ड से वाटर लेकर आते थे, बकेट के थ्रू वाटर लाते थे, एक से दूसरे पर्सन को बकेट्स की वाटर को पास करते थे और इस तरह से जिस प्लेस पर आग लगी हुई होती थी वहाँ तक पानी को पहुँचाते थे और फिर जो है उस आग को बुझाते थे। Now there are laws about building construction which ensure that the space is left between the buildings to reduce the fire risk। लेकिन आजकल जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के भी रूल बना दिए गए हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते टाइम ये इंश्योर किया जाता है कि बिल्डिंग्स में स्पेस छोड़ा जाए ताकि अगर फायर लग भी जाए, फायर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए बिल्डिंग के बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, हर एक नई बिल्डिंग स्पेशली जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं यानी कि जहाँ पर बहुत पब्लिक इकट्ठा होती हैं, लाइक हॉस्पिटल्स हैं, मॉल हैं, शॉप्स हैं, स्कूल्स हैं। ओके, सो स्पेशली जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बने, यानी कि उनके अंदर इतना स्पेस छोड़ा जाए कि अगर फायर लग जाती है तो वहाँ से बाहर निकला जा सके। ओके, Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fire। और फायर फाइटर्स की एक ग्रुप जो कि स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ काम करता है वो हमारे पास है, जिनको कि हम फायर ब्रिगेड्स कहते हैं। और ये फायर ब्रिगेड्स के जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फायर को बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स हाईली ट्रेन्ड पीपल होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं। वो
अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, डेंजरस वॉल्स को वो नीचे गिरा देते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं और दूसरे मटेरियल को यूज़ करते हैं, चाहे वो आग को किसी तरह भी कंट्रोल किया जाए, मतलब किसी न किसी तरीके से वो आग को कंट्रोल करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, वो जो है फर्स्ट एड में भी ट्रेन होते हैं, ताकि जिन लोगों को आग लगी है, जो आग से सफरिंग पीपल हैं उनको, और जो लोग स्मोक से इफेक्ट हुए हैं, आग लगती है तो धुआं भी उठता है ना, तो धुआं लोगों के अंदर जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सो ऐसे लोग जो आग से सफरिंग है, फायर से सफरिंग है या फिर धुएं से इफेक्ट हुए हैं, उन लोगों की हेल्प करने के लिए इनको जो है फर्स्ट एड भी सिखाई जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज्ड हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट द सेटल मोड ऑफ लाइफ। जो अर्ली मैन ने फायर को यूज़ किया, फायर की डिस्कवरी की, इसकी वजह से जो है आदि मानव जो है अच्छी तरह से प्रकृति के साथ, उसने प्रकृति के साथ अच्छी तरह से, नेचर के साथ अच्छी तरह से जीना सीख लिया और धीरे धीरे जो है उसने आग को यूज़ करना सीखा और अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया। फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और आज भी फायर का जो है बहुत सारे प्लेसेस पर बहुत वर्शिप की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर जो है सचमुच में हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर है तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मन भी बन सकती है। ओके, सो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने अच्छी तरह से सीखा कि किस तरह से फायर को जलाया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों की उसके लिए ज़रूरत है, और अगर फायर लग